दोस्तों आज पेश है कब्र का कैदी। ये कुछ चित्र है दोस्तों। सोनपुर सोनपुर स्थित सैकड़ों साल पुराने एक किले के खंडरों में पुरातन विभाग की तरफ से खुदाई का कार्य चल रहा था। इस कार्य के इंचार्ज पुरातत्व विभाग के 4 सीनियर इंजीनियर थे, जिनके नाम क्रमशः राजनारायण, राकेश वर्मा, अमरकांत और श्याम श्री थे। चलो जल्दी काम करो, अभी बहुत खुदाई करनी बाकी है। मजदूरों को निर्देश देने के बाद अमरकांत अपने तीनों साथियों से के पास पहुंचा। दोस्तों, क्यों ना हम लोग चलकर खंडर के बचे हुए अन्य हिस्सों को भी जांच पूरी कर ले। गुड आइडिया, आओ चलते हैं। फिर चारों एक तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद चारों एक हाल में जा पहुंचे, जिसमें अधिकांश हिस्से को अभी सही सलामत थे। हम लोग अपना काम इसी जगह से आरंभ करते हैं, जैसा तुम उचित समझो। और वह चारों निरीक्षण करने लगे, लेकिन काफी देर तक काम करने के बावजूद भी उनके हाथ कोई सफलता न लगी। तभी अमरनाथ ने एक हाल के कोने में पहुंचा कर जैसे ही फर्श पर जमी मिट्टी की परत हटाने के उद्देश्य से कुदान चलाई, अचानक वहां फर्श पर भयंकर भरभराकर अंदर धंसता चला गया और वहां एक गड्ढा नजर आने लगा। अरे यह गड्ढा, इसमें बनी सीढ़ियां, यह कैसी है? रमाकांत ने उत्तेजित अंदाज में जल्दी अपने साथियों को पुकारा। अरे इधर आओ, देखो गड्ढा कैसा है। लगता है इस फर्श के नीचे कोई तहखाना है। तुम तुरंत ठीक कह रहे हो राकेश। पुराने जमाने के राजा महाराजा अक्सर अपने किलों में इस तरह के तहखाने बनाया करते थे। आओ देखते हैं तहखाने में क्या है, चलो। फिर चारों एक एक करके तहखाने की सीढ़ियां दाखिल हो गई। उफ, यहाँ तो गुफन दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठहरो, मैं भी टॉर्च जलाता हूँ। अगले ही पल श्याम सिंह ने टॉर्च जला दी और टॉर्च के प्रकाश में चारों नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे लोग रहस्य तहखाने की तह में पहुंचे, किसी चीज की चमक से उनकी आंखें चुंधिया गई। अरे यह चमक कैसी? कुछ क्षण बाद जब उनके देखने लायक योग्य हुई तो उनको यहाँ का दृश्य देखकर उनके आश्चर्य से उछल पड़े। यह तो बहुत बड़ा खजाना है। इस तहखाने के चारों ओर हीरे जड़ित बड़ी बड़ी सोने की मूर्तियां एवं संदूक रखे हैं। नजदीक पहुंचकर जैसे ही उन्होंने संदूक खोल कर देखा, ओ गॉड, इतनी दौलत! लगता है यह सोनापुर के राजा का खजाना होगा। तभी राकेश वर्मा की दृष्टि तहखानों के बीच में केंद्रित हो गई। लगता है वहां किसी चीज की कब्र या समाधि है, आओ चलकर देखते हैं। चारों लपक कर उसके करीब पहुंचे। देखो, इस पर एक पत्थर लगा हुआ है, जिस किसी भाषा में कुछ खुदा है। यू आर राइट, मुझे उस काल की भाषा लगती है जब यह किला बना होगा। हटो, मैं देखता हूँ, मुझे कुछ प्राचीन भाषाओं का ज्ञान है, शायद मेरी समझ में कुछ भाषा आ जाए। राजनाथ ने आगे बढ़कर कब्र पर लगी पत्थर की साफ किया और टॉर्च के प्रकाश उस पर लिखा लिपि को ध्यानपूर्वक देखने लगा। कुछ देर बाद, मैं इस लिपि को पढ़ सकता हूँ, तो जल्दी बताओ इस पत्थर पर क्या लिखा है। इस लेख के अनुसार यह कब्र सोनपुर के राज्य के महामंत्री की है, जिसे तांत्रिक विद्याओं का शौक था। एक बार इसी तंत्र सिद्धि के चक्कर में उसे पर शैतानी आत्मा का साया पड़ गया और वह स्वयं पिशाच बनकर लोगों का खून पीने लगा। इसलिए उसे तत्कालीन महाराज मान सिंह ने मरवा कर यहाँ दफन कर दिया। साथ ही यह लेख में चेतावनी भी दी गई है, अगर कोई इस कब्र को तोड़ने की कोशिश करे इस कब्र को तोड़ने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर कब्र टूट गई तो वह 50 जिंदा हो सकता है और फिर उसे मौत का तांडव करने से कोई नहीं रोक सकेगा। सुनकर अमरकांत और श्याम सिंह से मुताबिक हुआ। तुम्हारा इस चेतावनी के बारे में क्या विचार है श्याम सिंह? मुझे तो यह सारी बकवास लगती है। भला हजारों साल पहले कब्र में दफनाया गया कोई मुर्दा जीवित हो सकता है? मेरे विचार से तो यह कब्र यहाँ रखे खजाने का बड़ा खजाना दबा है, और इस पत्थर पर यह बातें इसलिए लिखी ताकि डर से कि हमारे कोई व्यक्ति इस कब्र को तोड़ने की कोशिश न करे।
मैं तुम्हारी बात पर से सहमत नहीं हूँ श्याम सिंह। अगर ऐसा भी हो तो हो सकता है कि पत्थर पर लिखी सारी बातें सही हो। तुम ठीक कह रहे हो नारायण, मैं भी यही मानता हूँ। श्याम सिंह ने इन तीनों की तरफ देख कर चुप रहा और ठीक समझा। किंतु श्याम सिंह ने एक लालची प्रवृत्ति का इंसान था और उसे खजाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था। हाँ दोस्तों, मैं भी तुम लोगों के विचार से सहमत हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई। इस तहखाने में लिखे रखे खजाने को हम चारों के अलावा अन्य किसी की भनक नहीं है। क्यों न हम चारों उस खजाने को आपस में बांट लें, क्योंकि सरकार को पता चल गया तो सारा खजाना खुद जब्त कर लेगी और हमारे हाथ मलते रह जाएंगे। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम लोग अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और मैं भी। फिर जब श्याम सिंह ने लाख कोशिश करने के बाद भी उनका कोई साथ बेईमानी करने को तैयार नहीं हुआ तो श्याम सिंह ने हथियार डालने पड़े और उन्हें शैतानी मस्तक में कुछ और ही था। मूर्खों, तुम सरकार को यह खजाने के बारे में तभी बताओगे जब ना तुम मेरे हाथों से जीवित बचोगे। और उसी क्षण श्याम सिंह ने राजनारायण और राकेश वर्मा अमरनाथ को अपने रास्ते से हटाने की योजना बना ली। फिर चारों तरफ खाने के बाहर आकर ऊपर हाल में आ गए। शाम हो चुकी है, इसलिए हम गेस्ट हाउस में जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। तुम लोग अपना काम निपटा कर जल्दी आना। ठीक है, तुम जाओ, हम लोग डिनर तक वापस पहुँच जाएंगे। ओके। और श्याम सिंह वापस गेस्ट हाउस में पहुंचने से पहले सपेरों की एक बस्ती में गया। वहां सपेरे को मोटी रकम देकर लालच में फंसाकर उस खजाने एक खतरनाक किस्म का जहर प्राप्त किया। तब जो उपरांत गेस्ट हाउस में आकर खाने तैयार कराया और जहर चुपके से खाने में मिला दिया। अभी इसे खाने को खाते ही तीनों दुनिया से कूच कर जाएंगे और खजाने पर मेरा अधिकार होगा। फिर श्याम सिंह ने गेस्ट हाउस में नौकरों को उस दिन की छुट्टी दे दी और साथियों की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद अमरनाथ, राकेश और राजनारायण गेस्ट हाउस में पहुंचे। आओ दोस्तों, खाना तैयार है। भाई, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। उनमें से किसी ने श्याम सिंह कर बाल बराबर भी संदेह नहीं हुआ और फिर वे खाना खाने लगे। परंतु श्याम सिंह ने जहरीले खाने को नहीं खा रहा था, वह सिर्फ देखने के लिए खाना खाने का नाटक कर रहा था। उफ, यह मुझसे क्या हो रहा है? आए, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा है। अगले ही पल, दोस्तों, चूंकि तुमने खजाने में हिस्सेदारी में तुम लोगों ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें खजाने का अकेला ही हथिया लूँ। कमीने, तूने हमें धोखा दिया। मैं तुझे इससे पहले अगले क्षण अमरनाथ, राजनारायण तीनों अपनी जगह पर लौट गए और ठंडे पड़ गए थे। चलो, इन तीनों को छुट्टी हो गई। अब मुझे जल्दी ही इनकी लाशों का ठिकाने लगाना चाहिए। तदुपरांत श्याम सिंह ने रात के अंधेरे में गेस्ट हाउस के पीछे गड्ढा खोद कर तीनों की लाशें दफना दिया। मुझे सुबह होने से पहले ही उस खजाने को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, ताकि लोग यही समझे पुरातत्व विभाग के चारों इंजीनियर का इलाके में भूतिया आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया और पुलिस कुछ दिन तक जख्म मार कर अपने आप खामोश बैठ जाएगी। कुछ देर बाद श्याम सिंह ने कुदाल और टॉर्च सहित खजाने तहखाने में दाखिल हो गया। अब यह सारा खजाना मेरा है और मैं इस कब्र में दबा खजाना भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाऊंगा। दुनिया भर के सारे सुख सुविधा, ऐशो आराम मेरे कदमों में होंगे। फिर श्याम सिंह ने एक पल भी विलंब न किए बिना कुदाल से कब्र खोद तोड़ डाली। कमाल है, अभी तक खजाने के चक्कर में नजर नहीं आया। खैर, मैं ये मलबा हटा कर देखता हूँ। फिर श्याम सिंह ने मलबा हटाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, कब्र से दो भयानक हाथ निकले। उनके राम सिंह की टांगे पकड़ ली और नहीं, अगले ही पल हाथों ने उसे गेंद की तरह हवा में उछाल दिया। हाय, अगले ही पल नहीं। हाँ, डरो नहीं, क्योंकि तुमने मुझे सैकड़ों साल बाद इस कब्र से मुक्त कर दे दिलाई है, इसलिए मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी श्याम सिंह ने न जाने कहाँ से इतना साहस आ गया, न जाने के लिए पलट कर भागा, परंतु वह एक क्षण उसका पैर एक पत्थर से उलझा और वह हीरे जवाहरात के भरे संदूक पर जा गिरा। उसके बाद 50
ने श्याम सिंह को समझने का मौका नहीं दिया। झपट कर उसकी गर्दन दबोच ली और उसकी गर्दन पर दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा। श्याम सिंह का खून पीने के बाद पिचास तहखाने से बाहर की ओर चल दिया। खून, मुझे ताज़ा खून चाहिए। हिंस। जब वह खंडर के बाहर दिन भर थके हारे मजदूर आने वाले खतरे से बेखबर सो रहे थे। हिंस। और अचानक वह 50 एक सोते हुए मजदूर पर झपटा। बचाओ! उसकी गर्दन अपने नकुले दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा। रात उस मजदूरों की चीख सुनकर आसपास सोए मजदूर हड़बड़ा कर उठे। अरे देखो, वह इंसान के रूप में शैतान लगता है। इसने हमारे साथी को मार डाला, हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी 50 ने अपना खून भरा चेहरा ऊपर उठाया और डरावनी हुंकार ली। अपनी मौत को दावत दो मूर्खों, भाग जाओ। हम तुझे मार कर यहीं दफन कर देंगे शैतान। साथ ही कुछ मजदूर अपनी लाठियां शैतान पर हमला बोल दिया, परंतु 50 उनकी लाठियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यह दृश्य देखकर अन्य मजदूर वहां से खलबली मच गई। भागो! लेकिन मजदूरों को भागने का अवसर नहीं मिला पाया, क्योंकि अगले ही पल न जाने कहां से कुकार भेड़ियों का झुंड वहां आकर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते मौत का तांडव शुरू हो गया। सुबह तक किसी को ये खूनी दास्तान सुनाने के लिए उनमें से एक भी मजदूर जिंदा नहीं था, क्योंकि वह 50 भेड़ियों का झुंड न जाने कहाँ गायब हो गया। अगले दिन अरे यह खंडर में खुदाई करने वाले मजदूर की लाशें, किंतु इन्हें बेदर्दी से किसने मारा? यहाँ लाशों की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी जंगली जानवर ने मारा है। तुम ठीक कहते हो भैया, आओ पुलिस को इसकी सूचना दें। उन लोगों ने सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का दृश्य देखकर दंग रह गई। फिर दिन गुजरने के साथ साथ सोनपुर के 50 का आतंक बढ़ता गया। लोग परेशान हो उठे। आज से कई 100 साल पहले मैंने मैनपुरी के महाराज 50 बन गया था और 50 को महाराज ने मारकर राजमहल में कहते करने में दफन कर दिया था। लगता है 50 पुनः जीवित हो उठा और सोनपुर के किसी भी निवासी को जीवित नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे सोनपुर में 50 की गतिविधियों की भनक प्रेस को भी पहुंच गई और देश के मुख्य समाचार पत्रों में इस खबर को सुर्खियों के साथ अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापा। सोनपुर में 50 का आतंक, दर्जनों मजदूर रहस्यमय हत्या। सोनपुर में 50। सोनपुर के अपने कमरे में बैठा नावल पढ़ रहा था वो तभी मोहन वहां आ पहुंचा। अरे आओ प्यारे मोहन, प्यारे। अरे सोहन, क्या खबर पढ़ रही है? नहीं तो क्या, कोई खास खबर नहीं है क्या? हाँ देखो। खबर पढ़ने के पश्चात खबर तो वाकई आश्चर्यजनक है, लेकिन यार क्या कोई मुर्दा इतने सालों बाद जीवित हो सकता है? तुम्हारा मतलब कि यह झूठी खबर है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूरी कहा है कि चाहता हूँ कि यह काम किसी चालाक अपराधी का भी हो सकता है। तुम्हारी बात सही हो, क्यों न हम इस बारे में इंस्पेक्टर अंकल से बात करें। मोहन और सोहन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए और 15 मिनट बाद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर पंडित के सामने थे। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। आओ मोहन, सोहन, कैसे आना हुआ? अंकल, आज हम आपसे आज का खबर पढ़ा। कहीं तुम्हारा संकेत सोनपुर वाली घटना की तरफ तो नहीं है? जी हाँ, आप उस खबर पर विश्वास करते हैं? विश्वास तो नहीं करता, किंतु यह खबर हिंदुस्तान में इतने बड़े अखबारों में छपी है तो उसमें पीछे कुछ सच्चाई तो होगी। अंकल, सोनपुर देश का एक सोमवर्ती कस्बा है। उस कस्बे के पास हमारे एक दुश्मन सीमा पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे दुश्मन का 50 की अफवाह फैलाकर भयानक षड्यंत्र रच रहा हो? तुम्हारा ख्याल ठीक हो सकता है, लेकिन मोहन, हम लोगों को इस मामले में क्या कर सकते हैं? ये मामला तो गेस्ट स्टेट पुलिस के अंडर में आता है। अगर हम लोग व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर पता लगा सकते हैं कि उस 50 का क्या रहस्य है। विचार तो बुरा नहीं है, परंतु तुम उस मामले में बहुत सावधानी से काम लेना होगा। आप हमारी तरफ बेफिक्र रहिए अंकल। फिर मोहन सोहन वहां से विदा ली।
घर पहुंचते ही मोहन और सोनपुर जाने की तैयारी में जुट गए। घर वालों से इजाज़त लेने के बाद उन्होंने रटा रटाया बहाना बना दिया। उनका स्कूल टूर 5-6 दिन के लिए नैनीताल जा रहा है। अगले दिन दोनों ट्रेन द्वारा सोनपुर के लिए रवाना हो गए, किंतु ट्रेन छूटने में भी कुछ देर बाकी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी मोहन सोहन के सामने वाली सीट बर्थ पर आकर बैठ गया और ट्रेन रवाना हुई। मुश्किल से 15 मिनट बीते। होठों पर सहसा एक बूढ़े की मुस्कान और बातचीत आरंभ कर दी। तुम दोनों कहाँ जा रहे बेटे? हम दोनों सोनपुर जा रहे हैं बाबा। तुम दोनों का नाम मोहन सोहन है ना? हाँ, लेकिन आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर मोहन सोहन सतर्क उठे। मैं तो यह भी जानता हूँ बेटे, तुम दोनों सोनपुर किस काम से जा रहे हो? बूढ़े को इन शब्दों के सुनकर मोहन और सोहन सचमुच उछल पड़े, परंतु दूसरे पर सोहन ने फुर्ती से अपने जेब से रिवॉल्वर निकालकर बूढ़े की ओर तान दी। कौन हो तुम? हमारे बारे में इतनी जानकारी कैसे रखते हो? सोहन प्यारे, मुझे तो इस साहब की दाढ़ी भी नकली लगती है, जरा नोच कर तो देखो, अभी लो। कहता हुआ सोहन ने बूढ़े की पर झपटा, परंतु बूढ़े ने दाढ़ी पर हाथ मारा और हवा में लहरा कर रह गया। यह दृश्य देखकर मोहन सोहन आश्चर्य के सागर में गोते लगाने लगी। यह रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लो बेटे, न तो आत्माएं पर गोली का असर होता है और न ही कोई छू सकता है, क्योंकि आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। आत्मा। मोहन और सोहन एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। यदि अभी कुछ पल पर उन्होंने स्वयं आजमा कर न देखा होता तो वह निसंदेह ही उस बूढ़े के शब्दों को सुनकर उसका मजाक ही उड़ाते, परंतु इस समय उसने बूढ़े का कथन सच्चाई नजर आ रही थी। लेकिन आप कौन हैं और इस समय ट्रेन के डिब्बे में क्या कर रहे हैं? मैं सोहन कपूर का महाराज मान सिंह की आत्मा हूँ। सैकड़ों साल अपनी मुक्ति के लिए तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जी, हम कुछ समझे नहीं। मेरे बच्चों, तुम जिस पिशाच से निपटने के लिए सोनपुर जा रहे हो, उसी की मौत के बाद मेरी मुक्ति संभव है। इसका मतलब वाकई कोई किसी पिशाच का चक्कर है। लेकिन तुम उस पिशाच का क्या चक्कर है महाराज? वह कौन है और पिशाच कैसे बना? अब सैकड़ों वर्ष बाद भी जीवित कैसे हो उठा? वास्तव में सदियों पहले मैंने ही पिशाच को खत्म करने के लिए उसकी लाश अपने महल के तहखाने में दफन करवा दिया था। सुनो, तुम्हें पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। आज से सैकड़ों साल पहले की बात है कि एक दिन सोनपुर के राजमहल में मेरा दरबार लगा हुआ था। तभी एक घबराया हुआ ग्रामीण दरबार में प्रविष्ट हुआ। दुआई हो महाराज, दुआई हो, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। कौन हो तुम युवक और हमारी क्या सहायता चाहते हो? मेरा नाम सूरज है अंधाता और मैं आपके रामपुर का रहने वाला हूँ। एक नर पिशाच अब तक हमारे गांव में अनेक लोगों का खून पी चुका है, उसके चारों ओर तबाही मचा रखी है महाराज। और वह नर पिशाच कोई और नहीं, आपके महामंत्री महाकाल है। क्या बकते हो? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ महाराज। लगता है तुम पागल हो गए हो जो हमारे महामंत्री पर ऐसा बेहुदा आरोप लगा रहे हो। सैनिकों, इसे धक्के मारकर दरबार से बाहर निकाल दो। जो आज्ञा महाराज। इस घटना के कुछ दिन पश्चात एक राजकार्य से निमटकर मैं अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मैंने देखा एक व्यक्ति सोते हुए राजकुमार के ऊपर झुका हुआ है। कौन हो तुम और हमारे कक्ष में क्या कर रही हो? महामंत्री महाकाल, तुम क्या वाकई में तुम नरपिशाच बन गए हो? हाँ महाराज, मैं नरपिशाच बन गया हूँ, लेकिन तुमने मेरा रहस्य जानकर अच्छा नहीं किया। अब तुम भी जीवित नहीं बचोगे। हाँ हाँ। लेकिन इससे पहले उस पिशाच से डरा नहीं और अपनी तलवार निकाल कर उस पर टूट पड़ा। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे बेटे की जान ली है। परंतु वह तभी महामंत्री ने अपनी पैशाचिक शक्ति दिखानी आरंभ कर दी। अरे यह क्या? और फिर हवा में उड़ता हुआ वह महाकाल अपने कक्ष से बाहर निकल गया। यह देखकर उसके पीछे भागा। भागता कहाँ है कायर? मेरे हाथों तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे आदेश पर कई सैनिकों ने उड़ते हुए महाकाल पर तुरंत तीर चलाए। इस पर तो तीरों का भी कोई असर नहीं हो रहा। इसी समय महाकाल उड़ता हुआ पहाड़ी पर बने काली माँ के मंदिर तक जा पहुंचा। सैनिकों के साथ उसके पीछे अभी भी काली माँ के मंदिर
कि पुजारी ने हमें उन लोगों का रास्ता रोका। महाराज, इस दुष्ट को ऐसे मारना असंभव है। ऐसे मारना तो महाकाल इसके त्रिशूल का प्रयोग कीजिए। यह दुष्ट मौत इस त्रिशूल से होगी। और तभी महाकाल मेरे ऊपर झपटा। मैंने पुजारी के काली माँ का त्रिशूल लेकर फुर्ती से उसके भरपूर वार महाकाल के सीने पर किया। उसी त्रिशूल से एक ही वार में महाकाल का अंत हो गया। तत्पश्चात पुत्र मोह में अंधे होकर मैंने उसी लाश को अंतिम संस्कार न करवा कर उसे अपने महल के तहखाने में दफनवा दिया, ताकि उसकी आत्मा को कभी मुक्ति न मिल सके। और उस जगह पर लिखवा दिया कि भविष्य में कोई व्यक्ति इस कब्र को न तोड़े, वरना 50 पुन जीवित हो जा उठेगा। लेकिन पुरातन विवाद के एक लालची इंडियन श्याम सिंह के कारण 50 पुन जीवित हो उठा। पता नहीं वह अब कितने निर्दोषों की हत्या करेगा। सब कुछ सुनने के पश्चात मोहन और सोहन गंभीर हो उठे। इसका मतलब नर 50 का अंत नहीं होगा। ये दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है मेरे बच्चों। 50 का अंत मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। तो फिर तो चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, उस 50 का अंत करके ही वापस लौटेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब अच्छा मैं चलता हूँ। पलक झपकते ही राजा मान सिंह गायब हो गए। अरे यह 4 दिन अचानक महाराज कहाँ गायब हो गए? सोन प्यारे, आत्माएं कभी भी गायब हो जाना मामूली सी बात होती है, क्योंकि उनके पास हमारे जैसा शरीर नहीं होता। और ट्रेन निर्मित समय पर सोनपुर पहुंची। मोहन और सोहन ने ट्रेन से निकलकर सबसे पहले ठहरने की प्रबंध किया। फिर गेस्ट हाउस में कमरा मिल लिया। चलो, सिर छिपाने की जगह मिल गई। अब क्या इरादा है? फिलहाल तो सिर्फ सोने का इरादा है। सुबह होने पर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। उधर कोई भी कदम उठाने से पहले 50 के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। ये काम गेस्ट हाउस के वेटर से भी कर सकता है। तुम ठीक है, उसे बुलाओ। मोहन ने गेस्ट हाउस के वेटर को बुलाया और उससे पूछने पर उसे पता चला कि 50 का आतंक अब सिर्फ पुराने किले के समीप नहीं रहा। वह रातों को सोनपुर की बस्ती में घुसकर लोगों की हत्या करने लगा है। पता आज कल रात होते ही कस्बे में 50 का आतंक फैल जाता है। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिया है। सड़कें सुनसान हो जाती हैं। और वेटर ने आगे जाने के बाद, तैयार हो जाओ प्यारे, आज रात हम दोनों 50 का स्वागत करेंगे। क्यों नहीं, ताकि 50 की आसानी से हम दोनों का खून पी जाए। उसी रात दोनों 50 की तलाश में सोनपुर की सुनसान सड़कों पर भटक रहे थे। इस तरह हम कब तक भटकते रहेंगे मोहन प्यारे? अपनी टांगे पर कीर्तन करने लगी है। चलते रहो, उस 50 का कोई पता ठिकाना नहीं है। अब वहां पहुंचकर अपने हाथ मिला ले, इसी के तरह तलाश करना होगा। तभी लगता है कोई है, जल्दी छुप जाओ। मोहन फुर्ती से पेड़ की आड़ में छिप गया। कुछ देर बाद साया उसी पेड़ के समीप पहुंचकर ठिनका। निसंदेह ही यही 50 था। ओ, यह तो वही 50 है। तो फिर देर किस बात की, आओ शुरू हो जाते हैं। दूसरे ही पल मोहन सोन पेड़ के पीछे से निकल आए। हाँ, लगता है सोनपुर के लोगों को डर कर खुद ही मुझे शिकार भेजना आरंभ कर दिया। हम लोग शिकार नहीं बल्कि शिकारी हैं 50 प्यारे। और अगले ही पल मोहन हवा में जंप लगाई और दोनों पैर का भरपूर ठोकर 50 के सीने पर जड़ गई। परंतु इससे पहले सोहन 50 पर दूसरा वार कर पाता, इस 50 का एक जोरदार घूसा सोहन के चेहरे पर पड़ा। घूसा लगता इतना शक्तिशाली था, सोहन की आंखों के सामने तारे नजर आने लगे। और अगले ही पल सोहन को उठाकर मोहन की तरफ फेंक दिया। धड़ाम! अभी मोहन और सोहन फोरपित्ती से रिवॉल्वर निकाल ली। खबरदार वही रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। इन खिलौनों से मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा बच्चों। लेकिन 50 के आगे बढ़ते देख मोहन ने ट्रिगर दबा दिया।
50 के अंदर गोलियों का कोई असर न होते देख मोहन चिल्लाया, अरे इस पर गोलियों का वाकई में कोई असर नहीं हो रहा, अतः फिलहाल तो जान बचाकर भागने में के अलावा कोई रास्ता नहीं है, भागो सोन। अगले ही पल दोनों वहां से भाग निकले। हाँ, बचकर कहाँ जाओगे? हे भगवान, आज तो बचना मुश्किल है। और तभी सोहन, जल्दी इस मंदिर में दाखिल हो जाओ। कटर परंतु मोहन और सोहन पृथ्वी से अलग अलग दिशाओं में जंप लगा दी और 50 का वार खाली चला गया। फिर मोहन और सोहन मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर से काफी फासले पर ठिनक गया। आज तो तुम बच गई, आइंदा नहीं बचोगे। अगले ही पर 50 के जिस्म से धुआं में परिवर्तन होकर लुप्त हो गया। खतरा टलने के बाद मोहन सोहन वापिस गेस्ट हाउस में पहुंचे। आज तो बाल बाल बच्चे प्यारे मोहन, जहाँ इंसान की ताकत काम न दे वहाँ ईश्वरीय शक्ति ही मदद करती है। ठीक कहते हो प्यारे, आज इस मंदिर की वजह से बच गए। और मोहन और सोहन को थके होने के कारण बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद ने दबोच लिया। अगले दिन मोहन और सोहन सोनपुर के सुनसान सड़कों के चक्कर लगाने लगे। सिर दूसरे भटकते भटकते पहाड़ी के करीब पहुंचे गए जिस पर काली माँ का मंदिर बना हुआ था। मंदिर पर दृष्टि पड़ते ही जल्दी ही पहाड़ी पर चढ़ने लगे। जल्दी माँ, हमें शक्ति दो ताकि उस 50 का अंत कर सके, निहर लोगों की रक्षा कर सके। तभी मोहन और सोहन की दृष्टि काली माँ के हाथ में थमे त्रिशूल पर पड़ी। फिर उसके मस्तिष्क में महाराजा मानसिंह के शब्द गूंज उठे, मैंने माँ काली का त्रिशूल से महाकाल का अंत किया था। इसका मतलब उस 50 का अंत इसी त्रिशूल से संभव है। और तदुपरांत त्रिशूल लेकर मोहन सोहन सीधे किले की खंडरों में पहुंचे। जा काफी देर बाद, मोहन प्यारे, इस हाल को छोड़कर हमने सारा खंड छान मारा किंतु 50 का कोई नहीं दिखाई दिया, आओ इसमें भी देख लें। अगले ही पल वो मोहन हाल में प्रविष्ट हो गए। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक गड्ढे पर पड़ी। शायद वहाँ कोई तहखाना है। मोहन, राजा मान सिंह ने कहा था कि 50 को महल के तहखाने में दफन कराया था, वही तहखाना है। अगले ही पल वह तहखाने में थे। ओ माय गॉड, इतना धन, लगता है यह राजा मान सिंह का खजाना है। तुम ठीक कहते हो प्यारे। तभी पीछे 8 पाकर पृथ्वी से पलटे, लगता है तुम्हारी मौत में मेरे हाथों लिखी है। आज मौत हमारी नहीं तुम्हारी आई है नीच 50। इससे तूने बहुत से निर्दोष लोगों का खून पिया है, इसलिए हमेशा के लिए इस 50 योनि से मुक्ति हो जाओगे। और कहने साथ मोहन ने बिजली की फुर्ती से त्रिशूल का वार 50 पर किया। 50 ने एक जोरदार घूसा मोहन के चेहरे पर सिद्ध कर दिया। धड़ाक। अगले ही पल मोहन पृथ्वी से उछलकर खड़ा हुआ और उसने हाथ में त्रिशूल छूटकर दूर जा गिरा और मोहन सोहन के पैरों की किक 50 की छाती पर पड़ी। परंतु इससे पहले मोहन सोहन दूसरा वार कर पाते, 50 ने उन दोनों को दबोच लिया और हवा में उठाता चला गया। 50 तहखाने की छत पर की ओर छोड़ दिया। हाँ, अब नीचे गिरकर तुम्हारी हड्डियां का चूरा बन जाएगा। लेकिन मोहन सोहन किसी सर्कस के खिलाड़ी के समान हवा में कलाबाजी खाते हुए फर्श के पैरों के बल आ खड़े हुए। मोहन सोहन, मार डालो 50 को। यह पिद्दी मुझे क्या मारेगा? और अगले ही पल 50 ने मोहन को उठाकर हवा में उछाल दिया। मोहन उछलकर त्रिशूल के पास गिरा। ओह मालिक, माँ काली का त्रिशूल। और अगले ही पल त्रिशूल उठाकर मोहन ने 50 के सीने पर दे मारा। त्रिशूल लगते ही 50 जमीन में गिरकर ठंडा पड़ गया। ओ मारा पापड़ वाले को, जल्दी चलो, अब जल्दी करो, और हम लोग वो को खबर करनी है, उसे 50 का आतंक से सदा के लिए मुक्ति हो चुके हैं, चलो। और सुबह सुबह उजाला फैल चुका था। जिस किसी ने मोहन और सोहन को खंडर से बाहर निकलते देखकर ढेर सारे लोग पुजारी के नेतृत्व में उसी ओर आ रहे थे। उस 50 को हमारा जीना आराम कर दिया, आज हम 50 को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
हम किले में आग लगा देंगे। ठहरो, अब तुम लोगों को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, 50 का अंत हो चुका है। क्या 50 मारा गया? हाँ, लेकिन आप लोग उसे विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा ताकि वह उसकी मुक्ति संभव हो जाए। ये बालक ठीक कह रही है। और फिर किले में 50 की चिता सजाकर उसकी अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोनपुर के निवासी मोहन सोहन के बहुत कृतज्ञ थे। वो उन्हें अगले रोज जब वे वापस लौट रहे थे तो सैकड़ों लोगों की भीड़ स्टेशन पर विदा करने आई। हम लोग तुम्हें नहीं भूलेंगे बहादुर बच्चों, बाय बाय। तदुपरांत जैसे ही ट्रेन चली, मोहन और सोहन के सामने बर्थ पर पुनः मानसिंह की आत्मा उपस्थित नजर आई। अरे आप? हाँ मेरे बच्चों, तुम लोगों ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से 50 का अंत कर दिया, मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। आज मेरा आखिरी दफा तुमसे विदा लेने आया हूँ। विदा महाराज जी। इसके साथ महाराज मानसिंह की आत्मा अदृश्य होगी। समाप्त दोस्तों।